नमस्कार। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतीक की। साहित्य के अंतर्गत प्रतीक का क्या महत्व है, प्रतीक कहते किसे हैं, प्रतीक कहाँ काम आता है, इससे हम अपने काव्य में किस प्रकार से प्रयुक्त कर सकते हैं आदि। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतीक होता क्या है, किस चीज को प्रतीक कहते हैं। प्रतीक का तात्पर्य परिभाषा क्या है? प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। वस्तुतः प्रतीक किसी, इस लाइन को ध्यान से सुने, वस्तुतः प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो प्रतीक है वो एक शब्द चिन्ह होता है। प्रतीक एक शब्द चिन्ह होता है, एक शब्द होता है। उस शब्द को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु का भाव, विचार आ जाता है, हम दूसरी वस्तु को समझने लगते हैं, तो वो प्रतीक कहलाता है। इसको थोड़ा आगे और ध्यान से देखें। उदाहरण के लिए देख लो, किसी देश का ध्वज उस देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक होता है। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है, अब जैसे कि हम तिरंगा है, तिरंगे को देखते ही, कहीं भी तिरंगे को देखेंगे हमारे मन में झट से भारत देश का ख्याल आएगा। तो जो इस प्रकार से जो तिरंगा है वो भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए तिरंगा भारत का प्रतीक है। ये एक आसान सा उदाहरण है जिसे हम समझ सकते हैं प्रतीक होता क्या है। यानी एक वस्तु जो दूसरी वस्तु का प्रतिनिधित्व करे। प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है। अब आगे एक उदाहरण है कबीरदास जी का, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी। इस पंक्ति में नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। स्पष्ट ही नलिनी का शब्दार्थ न लेकर यहाँ प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया है। प्रतीक की 4 विशेषताएं बताई गई हैं जिन्हें हम अच्छे से देख लें। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। यानी जो प्रतीक है वो तो हमारे सामने प्रस्तुत होगा, और वो जिस चीज का प्रतीक है वो अप्रस्तुत होगी। अगला है, वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। यानी प्रतीक को देखते ही तुरंत हमारे मन में किसी न कोई भाव आ ही जाता है। तुरंत हम उस वस्तु के बारे में जान जाते हैं जिसके लिए कि उसे प्रयुक्त किया गया है। प्रतीक की तीसरी विशेषता है, उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। चौथी विशेषता, कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। ये प्रतीक की विशेषता है कि किसी शब्द का प्रयोग कोई कवि किसी वस्तु के लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो प्रतीक है वो रूढ़ हो जाता है, अर्थात उस शब्द की पहचान ही वो प्रतीक बन जाता है। यानी उसका नाम सुनते ही हमारे मन में तुरंत उस वस्तु का ख्याल आ जाता है। काव्य या साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ से होता रहा है। हिंदी में सिद्ध साहित्य, आम कबीर आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। मेलार्मी के अनुसार अर्थ की स्पष्टता से काव्य का आनंद कम हो जाता है, अतः रहस्यात्मक प्रतीकों में यदि बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये एक उदाहरण है, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। यहाँ पर बूंद है जीवात्मा और समुद्र है परमात्मा, तो ये बूंद जीवात्मा और समुद्र परमात्मा का प्रतीक ही कहे जाएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रतीकों के भेद के बारे में। प्रतीक के अनेक भेद विभिन्न आधारों पर बताए जाते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है भावोत्प्रेरक प्रतीक, जैसे कि कमल, चंद्रमा या कुमुदनी, वो प्रतीक जो कि भाव या राग की प्रधानता लिए रहते हैं। दूसरा है विचारोत्पादक प्रतीक, जिनमें वैचारिकता अधिक होती है, जैसे कि विभीषण घर का भेदी, गांधी जी सत्य और ईमानदारी के प्रतीक। देखिए विभीषण यानी कोई भी व्यक्ति जो कि
अपने घर में ही रहकर घर वालों के ही साथ विश्वासघात करता है उसे घर का भेदी कहते हैं। और जो विभीषण है वो घर के भेदी के लिए जाना जाता है। तो इसलिए जब भी कहते हैं कि वो व्यक्ति तो विभीषण है तो हम समझ जाते हैं कि वो घर का भेदी है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक हो गया, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे होते हैं व्यक्तिक प्रतीक। कवि के निजी प्रतीक जो उसकी अनुभूति पर आधारित होते हैं, जैसे कबीर द्वारा प्रयुक्त नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है तो माली काल का प्रतीक है। परंपरागत प्रतीक वे प्रतीक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कि हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। और एक है परंपरा मुक्त प्रतीक, एक तो है परंपरागत, एक है परंपरा मुक्त। ये प्रतीक नवीनता लिए हुए हैं, नई कविता के प्रतीक इसी प्रकार के हैं। यथा सांप यानी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्रतीक, जिसमें दूसरे को विषदंत चुभाने की प्रवृत्ति है। आगे है भावपरक प्रतीक। ये शब्दाश्रित न होकर भावाश्रित होते हैं। छायावादी प्रतीक इसी कोटि के हैं। एक है व्याख्यात्मक प्रतीक। इनका चयन गुणों एवं विशेषताओं के कारण किया जाता है, यथा सिंह वीरता का प्रतीक तथा गिदड़ कायरता का प्रतीक है। प्रकृति परक प्रतीक प्राकृतिक उपादानों से लिए गए प्रतीक, जैसे कि कमल, चांदनी आदि प्रकृति परक प्रतीक कहलाएंगे। प्रतीक काव्य भाषा का तत्व है जो काव्य की अभिव्यक्ति जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है और भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। ऐसे प्रतीकों को स्थिर प्रतीक कहते हैं, यथा मधुमेह बसंत जीवन वन के। यहाँ पर क्या है, बसंत यौवन का और जीवन उपवन का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से उपवन में बसंत आता है उसी प्रकार इस जीवन में भी यौवन आता है, अर्थात जीवन रूपी उपवन में यौवन रूपी बसंत होगा। तो मधुमेह बसंत जीवन वन के, ठीक है। तो यहाँ पर बसंत यौवन का और जो वन है वो जीवन का प्रतीक है। ये तो कुछ हैं हमारे सामने प्रतीकों के भेद, ठीक है। आगे मैंने इसे अपने हाथ से लिखा है ताकि हम प्रतीक को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए सारांश में, ताकि परीक्षा में हमें किसी प्रकार का भ्रम ना हो हम अच्छे से इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो एक बार थोड़ा सा हमने जो भी पढ़ा है उसका दोहरान कर लेते हैं आसान शब्दों में कि प्रतीक का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है अंग, पता, चिन्ह, निशान आदि। प्रतीक की व्युत्पत्ति तिलक ने गीता रहस्य में इस प्रकार दी है। प्रतीक का अर्थ है अपनी और इक का अर्थ है झुका हुआ, अर्थात जब किसी वस्तु का कोई भाग पहले गोचर होता है फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। ये कितने अच्छे तरीके से प्रतीक की परिभाषा को, अर्थ को स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतीक का मतलब क्या है कि कोई वस्तु का भाग पहले हमें दिखाई देता है और उसके बाद हमें वो वस्तु जो है उसका ज्ञान होता है कि अच्छा, जैसे तिरंगा है, पहले हमें तिरंगा दिखाई देगा, पहले हमें भारत देश नहीं दिखाई देगा, हमें तिरंगा दिखाई देगा। तिरंगे को देखकर हमें भारत देश का भाव अपने आप ही मन में आ जाएगा। आचार्य शुक्ल ने प्रतीक शब्द का विवेचन इस प्रकार किया है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना झट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों को जागृत कर देती है। ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है जो कि प्रतीक शब्द को हमारे सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से विवेचित करती है कि जैसे देवता का प्रतीक क्या होता है कि कोई भी तस्वीर जिसको देखते तुरंत हम समझ जाते हैं अच्छा ये तो इस देवता की या इस भगवान की तस्वीर है। तुरंत हमारे मन में जो जैसे कि हम गले में लटकाते हैं, याद होगा छोटे बच्चों के गले में हम पहनाते हैं, जो वो क्या होता है कि उसको जैसे उसको उसका अर्थ मादलिया बोलते हैं हम उसको, जो गले में पहनने वाला होता है। उस मादलिये को देखकर हमारे मन में तुरंत भावना आ जाती है कि ये हनुमान जी का है, ये भाई माता जी का है, ये फलाना है ना, जिसका भी जिस भी देवता का है हम समझ जाते हैं कि ये प्रतीक तो उनका है। तो हम जान जाते हैं कि ये उन देवता के लिए भाई कहा जा रहा है या समझने के लिए है। तो इस प्रकार से जो एक प्रतीक होता है वो एक पूरी की पूरी वस्तु को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है।
कहने का अर्थ ये है कि किसी अन्य स्तर की समान रूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। अभी जो मैंने लाइन बोली है ये ही है अंत में सारांश में हम कहें तो प्रतीक का सामान्य सा, आसान सा, सरल सा अंत में अर्थ यही है कि किसी अन्य स्तर की समान रूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। विद्वानों ने प्रतीकों के कई प्रकार बताए हैं। इस संबंध में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रतीकों की चर्चा की है। डॉक्टर कुमार विमल ने इन प्रतीकों को कूट प्रतीक, परंपरागत प्रतीक, रहस्यमय प्रतीक, उपमा मूलक प्रतीक, रूपक प्रधान प्रतीक, लक्षणामूलक प्रतीक आदि अनेक भेद किए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतीक के 3 प्रकार माने हैं: सृजन के प्रतीक, ध्वंस के प्रतीक, श्रृंगार के प्रतीक। ये नगेंद्र ने कहा है। हमारे यहाँ आदिकाल से लेकर आज तक प्रतीकों का प्रयोग अलंकारों के माध्यम से हुआ है। इन प्रतीकों को निम्नलिखित भेदों के आधार पर समझा जा सकता है। एक ये लाइन भी बहुत अच्छे से हमें याद रखने लायक है कि जो हमारे यहाँ साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग होता कहाँ है, तो अलंकारों के माध्यम से हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अन्योक्ति अलंकार है, उसमें प्रतीक का प्रयोग किस प्रकार से हुआ? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। यहाँ पर ये क्या है? प्रतीक बताए हैं। ये जो बिहारी दास की पंक्ति है ये उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के लिए लिखी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बात न करके अप्रस्तुत रूप में ही, प्रस्तुत रूप में तो ये भंवरे के लिए कहा गया है, लेकिन अप्रस्तुत रूप में जो भंवरा है, अली है, वो मिर्जा राजा जयसिंह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अन्योक्ति प्रतीक का उदाहरण है। कबीर व जायसी ने भी रहस्यमय युक्तियों में प्रतीकों का प्रयोग किया है। उनका एक उदाहरण देखिए: समुद्र लागी आग, नदियां जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंछी रूखा चढ़ी गई। यहाँ पर प्रतीक ही प्रतीक भरे पड़े हैं। यहाँ इसका प्रतीक विधान हम विस्तार से करते हैं। देखिए इस उदाहरण में कबीरदास जी की समुद्र लागी आग, जो समुद्र है वो शरीर का प्रतीक है, नदियां वासना का प्रतीक है, मंछी कुंडलिनी का प्रतीक है और रूख भ्रमरंध्र का प्रतीक है। तो इस पूरी पंक्ति में ही रहस्यमयी भावना के साथ में कबीरदास जी ने रहस्यमयी प्रतीकों का प्रयोग किया है। आगे देखिए छोटे छोटे उदाहरण देख लेते हैं हम कि हाँफ रही है मछली, ये आगे की पंक्ति है, इसमें मछली जिजीविसा का प्रतीक है। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। अगला उदाहरण उषा का था उर में आवास, ये पंत की पंक्ति है, इसमें उषा अभिलाषा, स्फूर्ति और नवजीवन आदि का प्रतीक है। अगला है डोलती नाव प्रखर है धार, नाव जीवन का प्रतीक है, तो जो प्रखर धार है वो विषम परिस्थितियों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये हमने आज अध्ययन किया है प्रतीक शब्द का, कि प्रतीक किसे कहते हैं? किसी एक अन्य स्तर की विषय द्वारा, वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द चिन्ह ही प्रतीक कहलाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिंब के बारे में। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।